धर्म चाहे कोई भी हो, धार्मिक स्थल चाहे कोई भी हो, श्रद्धा और विश्वास लोगों को वहां खींच ही लाता है। अमीर हो या गरीब, हर इंसान को यही लगता है कि उसकी सारी मुश्किलों का हल भगवान के पास है। उन्हें जो भी चाहिए भगवान उन्हें वो जरूर देंगे। और इसी विश्वास की वजह से रोज लाखों की तादाद में लोग मंदिर जाते हैं, अपने दुख, अपनी परेशानियां लेकर। सबको भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को मन की शांति, किसी को पैसा, तो किसी को प्यार। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं चाहिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिम्। ओम जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिम्। बहन जी, बहन जी, बहन जी। पारेख, इसके शरीर पे घाव के निशान तो हैं, लेकिन पुराने हैं। सर, कहीं ये आत्महत्या का केस तो नहीं? अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगा। ध्यान से देखो इसको। इसने शादी का जोड़ा तो पहना है, लेकिन इसके शरीर पर कोई भी जेवरात नहीं है। यहाँ तक कि इसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। मतलब किसी ने गहनों के लिए मारा है इसे? शायद। सर, मंदिर में काफी लोग जानते थे इसे, वहाँ रोज पूजा के लिए आते थे। इसका एड्रेस पता कर लिया है हमने। पारेख, एक काम करो, फॉरेंसिक्स को इन्फॉर्म करो और इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ठीक है? जी सर। इंसान जब हर तरफ से परेशान हो जाता है तो वो भगवान के घर में जाता है, लेकिन अगर भगवान के घर में भी वो सुरक्षित ना हो तो कहां जाए वो? मंदिर में एक औरत का लाश मिलना बात नई जरूर थी, पर हैरानी की नहीं। धार्मिक जगहों पर लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं, बिना किसी डर या शक के। लेकिन कुछ स्वार्थी और लालची लोग उनके इसी विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने आए लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहां उनकी जान को खतरा हो सकता है, पर ऐसा हुआ। और ऐसा हुआ सूरत के एक मंदिर में। हमेशा धमकाता रहता था वो। साहब, आज उसने सचमुच मेरी बच्ची को मार डाला। साहब, ये उसके पति नहीं किया है। आप उसे मत छोड़ना, आप उसे साहब मत छोड़ना। पहले क्यों नहीं मिली मुझे? शादी कर लेता मैं तुमसे। अच्छा, और जब मन भर जाता तो किसी दूसरी को बुला लेते, जैसे मुझे बुलाते हो सुधा के जाने के बाद। अच्छा, ताना दे रही हो? तो ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे? कब से चल रहा है ये सब? तुम्हारी तो ड्यूटी थी ना। और तू? सुना तो बहुत था तेरे बारे में, पर ये सोचा नहीं था कि तू मेरे बेडरूम तक पहुंच जाएगी। चल निकल यहाँ से, अभी निकल। उस दिन सुधा अपना घर छोड़कर आ गई थी। पिछले एक हफ्ते से यहाँ रह रही थी, लेकिन उसे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया। उससे उसकी शादी के गहने जो ससुराल उन भाई से मिले थे मांग रहा था। सुधा जानती थी कि ये गहने वो अपनी दूसरी औरत को देगा, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। इस वक्त कहाँ होगा वो? अखिल शाह,
जी। सुधा तेरी पत्नी थी? थी नहीं, है साहब। तलाक नहीं हुआ हमारा अब तक। मर चुकी है वो। क्या? कैसे मारा तूने उसको? बोल बोल। ए रुक रुक। सर ए रुक। चल पकड़ इसको, उतार नीचे, उतार नीचे। पुलिस वाले रिश्ते करता है? हाँ? चल चल। हसमुख, लेडी कांस्टेबल बुला। कपड़े पहन, पहन जल्दी। तुझे मेरे पूछने का शायद तरीका पसंद ना आए, इसलिए सच सच बता दे। मैं डर गया था सर, इसलिए भाग रहा था। जब तूने कुछ किया ही नहीं तो डरा क्यों? 2 दिन पहले उसने मुझे कहा था सर, वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। आपने जब उसकी मौत की खबर सुनाई तो मुझे लगा कि वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। पुलिस को बेवकूफ समझता है तू? हाँ? नहीं सर, सच सच बता। सच बोल रहा हूँ। कल रात में तू कहाँ था? घर पर ही थे। मेरा यकीन मानो, हम दोनों कल रात को घर पर ही थे। ज्वेलरी कहाँ है? कौन सी ज्वेलरी? तेरी पत्नी की ज्वेलरी, सुधा की ज्वेलरी जिसको मारकर तूने छुपाया है। मेरा यकीन मानिए सर, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। मैंने उसकी कोई ज्वेलरी नहीं ली। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो तलाशी में गहनों के साथ साथ कोई दूसरा सबूत मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 2-4 साल की कैद नहीं बल्कि सिर्फ फांसी होगी तुम्हें। प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें बचाना हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे खुद के हाथ में। इसलिए अभी भी कहता हूँ कि अपने जुर्म को कबूल कर लो और पुलिस की गवाह बन जाओ। हो सकता है तुम्हारी सजा कम कर दी जाए। जब जुर्म किया ही नहीं तो कबूल कैसे कर लूँ सर? हाँ, झगड़ा जरूर होता था मेरी बीवी के साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे जान से मार दूँ। मेरा यकीन मानिए सर, मैं शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है? तेरी शराफत अच्छी तरह से मैं देख चुका हूं, वो भी तेरे बेडरूम में। सर बहुत ही पहुंची हुई चीज है, इतनी आसानी से नहीं बोलने वाला। मैं जानता हूं कमीना है, लेकिन किसी का मर्डर करे उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। सर, सुधा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। कॉज ऑफ डेथ पोटेशियम साइनाइड। साइनाइड? सर ये तो बड़ी मुश्किल से मिलने वाला जहर है, इन दोनों के पास कहां से आया होगा? हो सकता है इन दोनों ने कत्ल नहीं किया हो, किसी प्रोफेशनल किलर से करवाया हो, लेकिन पारिक हम बगैर सबूत के किसी को लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। जाने दो उन दोनों को, लेकिन उन पर नजर रखो। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके फोन और बैंक के रिकॉर्ड्स पर नजर रखो। पिछले 1 हफ्तों में इन्होंने किसी क्रिमिनल से बात किया या फिर इनके अकाउंट से कोई हैवी अमाउंट निकाला गया है। इस तरह की अगर तुमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्म मी। ओके? यस सर। पुलिस का सीधा शक सुधा के पति पर गया, क्योंकि उसके कला नाम की औरत के साथ नाजायज संबंध थे। पुलिस ने 6 महीने तक सुधा के पति और कला पर नजर रखी, लेकिन पुलिस को उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब तक पुलिस इसे एक साधारण हत्या का केस मानकर चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन अखबार में एक ऐसी खबर छपी जिसने पुलिस का इस केस को लेकर नजरिया ही बदल कर रख दिया। 6 महीने के बाद अचानक पुलिस को इस केस में नई दिशा मिली और यह केस पुलिस की सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और भयानक निकला। Cause of death potassium cyanide. ससुराल वालों के दबाव में आकर इस बेचारे ने आत्महत्या कर ली सर। अब लड़का या लड़की पैदा करना औरत के हाथ में तो होता नहीं है सर, पर इन पढ़े लिखे लोगों को खानदान के लिए वारिस की जरूरत थी। 2 बार जबरदस्ती से अबॉर्शन करा चुके थे सर।
दिन रात कोसते थे, फिर तंग आकर यह औरत मंदिर गई और उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सर सीधी सादी तो केस है सर। जितना इजी तुम इस केस को समझ रहे हो संपत, उतना इजी है नहीं, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने इसी तरह के केस की इन्वेस्टिगेशन सूरत में की थी। तारिक, ये देखो, ये है विक्टिम। दोनों ही केसेस में औरत शादीशुदा थी, लेकिन मर्डर के वक्त जब वो पाई गई तो एक नई नवेली दुल्हन की तरह शादी के जोड़े में थी, लेकिन उसके जिस्म पर एक भी ज्वेलरी नहीं थी। दोनों ही केसेस में उसको साइनाइड देकर मारा गया और दोनों ही केसेस में उसको मंदिर पर ही मारा गया। संपत, गुजरात के छोटे बड़े सभी एरिया के पुलिस स्टेशन से यह पता करो कि इस पैटर्न के मर्डर्स और हुए हैं क्या? बिल्कुल सर। पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला। 2004 से लेकर 2013 तक भरूच, दाहोद और नर्मदा में कुछ और ऐसे ही केसेस सामने आए और हर केस में मरने वाली औरत शादीशुदा थी और मरने की वजह साइनाइड। 3 सालों में 4 मर्डर्स। और सब मर्डर्स का पैटर्न भी सेम है। मंदिर के पास औरत की लाश का मिलना, वो भी शादी के जोड़े में, और मौत की वजह साइनाइड। और सभी के शरीर से ज्वेलरी गायब। यस सर। संपत, मुझे ये एक सीरियल किलिंग लगती है। किलर विक्टिम को लेकर मंदिर आता है, उसके बाद में उसकी हत्या करता है, बाद में सारी ज्वेलरी निकाल के महीनों के लिए गायब हो जाता है। पर सर सवाल यह है कि क्यों ये औरतें उसके कहने पे पूरी ज्वेलरी पहन के आती होंगी? वो भी अकेली। पहले ऐसे नहीं थे मेरे पति, पिछले कुछ ही सालों में बिल्कुल बदल गए हैं। मैंने सब कुछ करके देखा, पूजा की, व्रत किया, जिसने जो कहा सब किया, लेकिन इनकी शराब पीने की आदत छूटी नहीं रही है। कभी शराब पीने की वजह से काम छूट जाता है, तो कभी काम छूटने की वजह से शराब पी लेते हैं। पता है पंडित जी आपको, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ना वो मुझसे बात करते हैं ना मेरे बच्चे के साथ खेलते हैं। अब आप ही कुछ उपाय बताइए पंडित जी। देखो बेटा, मंदिर में एक रजिस्टर है, उसमें अपना और अपने पति का नाम और साथ में गोत्र लिख देना। जब शाम को आरती करूंगा ना, तब तो दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। मेरा घर परिवार बचाने के लिए मैं जो हो सके मुझसे, मैं वो सब करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। अलर्ट इशू करना पड़ेगा सर, खासकर टेंपल अथॉरिटीज को, ताकि वहां आने वाले लोगों को सचेत किया जा सके। इस केस के सभी विटनेस की फैमिलीज से, विटनेसेस से, यहाँ तक कि जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ की प्रशासन से और जो लोग वहाँ पर रोज आते जाते हैं, उन सभी से पूछताछ करो। यस। मुझे यकीन है कि हमें जरूर कोई कॉमन लिंक मिलेगा इन केसेस के बीच में। क्लियर? यस। ओके। इससे पहले उस किलर का निशाना कोई और बने, हमें उसे पकड़ना होगा। वी नीड टू मूव फास्ट ऑन दिस। यस। खूनी का मकसद और खून करने का तरीका बिल्कुल साफ हो गया था। धुंधली थी तो बस उसकी पहचान, और कुछ घटनाएं इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उनसे जुड़े लोगों की याददाश्त भी धुंधला चुकी थी। अब खूनी को ढूंढना घास के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। पुलिस हर घटना स्थल का फिर से जायजा ले रही थी, लोगों के बयान इकट्ठा कर रही थी, सबूत ढूंढ रही थी। सभी विक्टिम्स के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही थी, ताकि कोई ऐसा सिरा मिल जाए जिसे थाम के इस केस की तह तक पहुंचा जा सके। आपको कुछ भी पता हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हमें बताइए। वो रोज मंदिर जाती थी, लेकिन एक दिन मंदिर से घर वापस ही नहीं आई। किससे मिलती थी? एक बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही थी। क्या उम्र होगी उसकी? शायद 50 साल के आसपास की होगी। इसका मतलब आप उससे मिल चुकी हैं। अगर आप उससे दोबारा मिलेंगे, क्या उसे पहचान लेंगी? नहीं सर, मैं उनसे नहीं मिली। आपने उसकी उम्र क्या बताई? ये कोई लगभग 40-50 साल। इन सारे केसेस में मर्डर्स के पैटर्न के अलावा 2 बातें कॉमन है। पहली बात यह है कि ये सारी विक्टिम्स अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि ये मंदिर में एक मिडिल एजेड औरत से मिलती थी जो इनकी स्पिरिचुअल गाइड बनके इनको मार्गदर्शन कराती थी। पर सर प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी फैमिलीज में सिर्फ एक ही फैमिली ने देखा इस औरत को, और वो भी 3 साल पहले। उन्हें उसका हुलिया बिल्कुल भी याद नहीं, इसलिए हम स्केच भी नहीं बना पाए उसका। और सर रिसेंट केसेस में किसी ने उसे नहीं देखा, सिर्फ सुना है उसके बारे में।
इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं बता सकते कि ये काम सिर्फ एक औरत का या फिर उसके पीछे कोई गैंग इन्वॉल्व है। संपत, यस सर। तुम एक काम करो, गुजरात के जितने भी टेम्पल्स हैं वहां पर अपनी पुलिस तैनात कर दो और उनको इत्तला कर दो अगर वो किसी औरत को शादी के जोड़े में देखें या फिर किसी अनजान औरतों से मिलते हुए देखें तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। पर सर गुजरात में हजारों मंदिर है और हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि हर जगह पे उन्हें तैनात किया जा सके। तुम उन मंदिर को टारगेट करो जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जहां पर लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसे क्राइम, ऐसे मर्डर्स, ऐसे हादसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही होते हैं। ओके सर। इज दैट क्लियर? और बाकी छोटे टेम्पल्स हैं वहां पे आप अनाउंसमेंट करा दीजिए, इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए ताकि वो लोग सतर्क रहें। औरत अगर बर्दाश्त करने पे आए तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन यहाँ तो मेरे पति ही मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। शायद इसीलिए कानून ने सारी हदें पार कर दी। खाना गरम करो। देखिए जरा आराम से बात कीजिए, अभी अभी नैना सोई है। अड़ोस पड़ोस वाले सारे हमारी बातें सुनते रहते हैं। ए, तो तुम मेरे को सिखाएगी कि मुझे मेरे घर में कैसी बात करनी है? तुम सिखाओगी? अच्छा, अब मेरे पास आने से भी तुम्हें तकलीफ होने लगी। बहुत छूट दे रखी है ना मैंने तुझे, हाँ? या कोई और ढूंढ लिया तूने? जोर दिखा। अब दिखा दिखा। पता नहीं शराब पीने के बाद उन्हें क्या हो जाता है, वो रहते ही नहीं है, कुछ और बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं वो। दुख जब लंबा चले ना तो समझ जाना सुख आने ही वाला है। सुख तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ, पता नहीं कब आएगा। मैं याद दिला दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सुहागन पूजा करनी पड़ेगी। सुहागन पूजा? हाँ, जो एक पत्नी दिन भर भूखी रहकर आधी रात को अपने पति को बिना बताए करती है। शास्त्रों में भी इसके बारे में साफ लिखा है। अच्छा? लेकिन पूजा थोड़ी कठिन है, पता नहीं कर पाओगी भी या नहीं। मैं ये पूजा जरूर करूंगी, अपना सुहाग बचाने के लिए और अपना घर परिवार बचाने के लिए जरूर करूंगी मैं। जिस तरह सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति को बचाया था, उसी तरह तुम तकदीर से लड़ोगी और जीतोगी। कृपया ध्यान दें, मंदिर के प्रांगण में किसी भी अनजान पुरुष या महिला से मेल जोल ना बढ़ाएं। उसके हाथ से प्रसाद या कोई भी अन्य खाने पीने की वस्तु ग्रहण ना करें। याद रहे, आपकी जरा सी असावधानी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सचेत रहिए और संदेह की स्थिति में तुरंत 100 पे फोन करके पुलिस को सूचित कीजिए। आपकी सुरक्षा सबसे पहले आपके अपने हाथ में है। इतने सारे गहने पहनकर मंदिर में क्यों आई है? आपके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। वो मैं... लेकिन याद रहे, अगर इस पूजा के बारे में तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी पूजा असफल हो जाएगी। नहीं, मैं इस पूजा के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। यहाँ आप अकेली आई हैं या आपके साथ कोई और है? मेरे साथ मेरे पति आए हैं, प्रसाद लाने गए हैं, इसलिए मैं शादी के जोड़े और पूरे गहनों के साथ आई हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए। हाँ। हेलो, अल्फा कमिंग अल्फा। कम इन। हाँ सर, यहाँ मंदिर के पास एक लाश मिली है सर। व्हाट? पीछे हटो, पीछे हटो तुम लोग, पीछे पीछे हटे। पुलिस के तैनात होने के बाद भी कैसे हो गया ये मर्डर? किसकी ड्यूटी थी यहाँ पे? सर, इतने सारे गहने देखने के बाद मैंने इन्हें वार्न किया, लेकिन इन्होंने कहा था ये अपने पति के साथ आई है। पति के साथ? सर, हो सकता है पति के बारे में इसने झूठ कहा, लेकिन जिस किसी ने इसका कत्ल किया है उसने उस लड़की को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। फुल कॉन्फिडेंस। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मैं इस औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। कई सालों से यह औरत मंदिर में अकेले आती थी, पर
कुछ दिन पहले एक अनजान औरत से बातें कर रही थी। पंडित जी, आप उस औरत का नाम जानते हैं? अच्छी तरह से तो नहीं जानता, लेकिन लोग उन्हें रेखा बहन के नाम से बुलाते हैं। रेखा, क्या आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता पाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा इंस्पेक्टर। विश्वास जब सोचने और समझने की शक्ति खो दे तो वो अंधविश्वास बन जाता है, और इसी अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं रेखा जैसे क्रिमिनल्स। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही थी, लोगों को सचेत और सतर्क रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन कनिका का उस पर ध्यान था ही नहीं। वो तो अपनी ही परेशानियों में इतनी उलझी हुई थी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वैसे भी हम सबको यही लगता है कि जुर्म तो दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा, और हमारी यही लापरवाही जुर्म करने वालों का काम आसान कर देती है। अच्छी बात यह हुई कि उस मंदिर के पुजारी ने समझदारी दिखाई और उसके आसपास जो हो रहा था उस पर ध्यान दिया, और उसी की वजह से आखिरकार पुलिस के हाथ में रेखा का स्केच आया। सर, ये स्केच सर्कुलेट कर दें टीवी में और प्रेस में भी? नहीं संपत, अभी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो औरत सतर्क हो या फिर अंडरग्राउंड हो जाए। तुम एक काम करो, स्केच को पुलिस डिपार्टमेंट में ही सर्कुलेट करो, ठीक है? राइट। इस केस के लिए हमें किसी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी होगी, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि उस औरत का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। अरे माँ, बड़े दिन लगा दिए। एक मिनट, ये भी दो। नहीं, ये नहीं, ठीक है। अच्छा है। बिट्टू, ए बाबू, अच्छा बता, तुझे नानी की याद आई? कितनी याद आई बता? ओह इतनी याद आई, मुझे भी तेरी बहुत याद आई। तो क्यों करती हो ये सब माँ? क्या जरूरत है यहाँ वहाँ जाकर जागरण में कीर्तन करने की? अरे ये सब पैसे के लिए थोड़ी ही ना करती हूँ मैं। अगर पैसे की चिंता होती तो वो मोटा भाई का काम क्यों छोड़ती? मुझे इससे मन की शांति मिलती है। अच्छा लगता है मुझे भगवान के कदमों में रहना, उनके गीत गाना, और अगर मन की शांति के साथ पैसा मिले तो क्या बुरा है? हाँ, बुराई वाली बात नहीं है माँ, पर तुम्हारी उम्र है क्या ये सब करने की? अरे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मुझे काम करने दे, फिर तो आराम ही करना है ना? अच्छा सुनो, तुम अभी ये खा लो। चल अपन खाते हैं, आजा। खाएगा? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, कई सारे केसेस में जहां विक्टिम ने चांदी के गहने पहने, जैसे कि टोरिंग, पायल, इस औरत ने उन्हें छुआ भी नहीं है। आई थिंक गोल्ड के लिए अजीब सी फिक्सेशन है इस औरत में। हो सकता है गोल्ड को पाने की इच्छा या लालच इसे सारे मर्डर्स करवा रहा हो। सर, मुझे तो लगता है इस औरत को लोगों को मारने में मजा आता है। अगर ऐसा होता ना तो ये औरत कभी भी किसी को भी कहीं भी मारती। लेकिन ये औरत हर मर्डर के पहले उस विक्टिम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और फिर उस विक्टिम का भरोसा जीतती है। सर, मुझे तो लगता है ज्वेलरी के अलावा इसका और कोई मोटिव हो ही नहीं सकता। वो एक बहुत ही चालाक औरत है। हर एक मर्डर करने के बाद में 6 से 7 महीने तक वो शांत हो जाती है,
ताकि लोग उसे भूल जाएं और पुलिस का फोकस उससे हट जाए। ऑब्वियसली ऐसे हालत में पुलिस का उसको ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। आज ब्रेकिंग न्यूज में पंचमहल मंदिर के पीछे जंगल में एक और महिला की लाश पाई गई। पुलिस के वहां तैनात होने पर भी ये वारदात हुई है। पुलिस ने सारे इलाकों में अलर्ट जारी किया है और अनजान लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। बताओ, आजकल मंदिरों में भी इंसान सेफ नहीं है, इसीलिए आपको समझाती रहती हूँ, भीड़ भाड़ वाली जगहों में तो जाने का जैसे जमाना ही नहीं रहा है। अब नहीं जाऊंगी, बस खुश। सवाल ये उठता है कि साइनाइड आया कहाँ से इसके पास। इस सवाल का अगर जवाब मिल जाता डॉक्टर तो बहुत सारे सवाल के हल निकल आते हैं। हो सकता है ये औरत दोहरी जिंदगी जी रही हो और फिर जहाँ ये जॉब करती हो वहाँ साइनाइड का इस्तेमाल होता हो। लैब असिस्टेंट या फिर केमिकल फैक्ट्री वर्कर। ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो हायर पोस्ट पे नहीं होगी। संपत में काम करो, गुजरात में किन किन कारोबार में साइनाइड का इस्तेमाल होता है उनकी एक लिस्ट बनाओ। बिल्कुल सर। सर लिस्ट उन बिजनेस की जहां पे साइनाइड यूज होता है या फिर बेचा जाता है। सर लिस्ट इतनी लंबी है कि इस हिसाब से सालों लग जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी संपत। वैसे भी औरत मर्डर करने के बाद 6 से 7 महीने तक अंडरग्राउंड हो चुकी है। बेहतर तो यही होगा कि उसके अगले मूव का इंतजार करने के बजाय हम उस तक पहुंचने की कोशिश करें। और सर कहां से शुरू करेंगे? वहीं जहां उसने आखिरी मर्डर किया था, पंचमहल। पंचमहल। अरे 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 रेखा बेन, तुम कब आई? अरे इस बार तो काफी दिनों के बाद आई हो। जी मोटा भाई, वो क्या है ना, भगवान के कदमों में एक बार दिल लग जाता है तो आने का मन ही नहीं करता। आप बात ठीक से काम कर रही है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी तरह। अरे माँ, तुम यहाँ? तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लाई थी। आजा बैठ। अरे माँ, कितनी बार तुमसे कहा है कि यहाँ केमिकल है, यही ना? अरे बाबा, वो केमिकल क्या बोतल से निकल कर तेरी प्लेट में आ जाएगा? माँ, तुम्हें पता है साइनाइड कितना ज्यादा डेंजरस होता है, अगर गलती से भी हाथ लग गया तो? अरे बाबा, बरसों काम किया है मैंने यहाँ। खाना ठंडा हो जाएगा, जा हाथ मुंह धो के आ। अरे जा। जल्दी आ, खाना ठंडा हो रहा है। सर पंचमहल में कोई लीड मिली ही नहीं सर। इंसान को अपनी जिंदगी में उस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है जब वही चीज वो दूसरों के पास देखता है और बार बार देखता है। मेरे बेटे को एक क्रिकेट किट चाहिए, वो मेरे पास आता है, जिद करता है, क्योंकि यही क्रिकेट किट वो अपने दोस्तों के पास देखता है और रोज देखता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं समझाता हूँ। वो औरत को गोल्ड का ऑब्सेशन है और गोल्ड के लिए ही वो मर्डर करती है। गोल्ड की उसे लालच है और ये लालच उसके दिल में तब पैदा हुई जब उसने गहने देखे और किसी ऐसे इंसान के पास देखे जिसे वो रोज देखती है। मतलब वो गोल्ड उसे खरीद नहीं पाई तो उसने उसे छीन लिया। एग्जैक्टली। और ये लालच उसके दिल में अपने पहले विक्टिम को देख के हुई। मतलब उसका पहला मर्डर। उसका पहला मर्डर। और हो सकता है कि उसने अपना पहला मर्डर अपने ही शहर में किया हो, भरूच। एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि वो औरत भरूच की रहने वाली थी और पुलिस ने भरूच का चप्पा चप्पा छान मारा, खासकर उन जगहों पर जहां पर साइनाइड का इस्तेमाल होता है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज, ज्वेलर्स, पेपर फैक्ट्रीज और टेक्सटाइल मिल्स। रेखा का स्केच सब जगह दिखाया गया। 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे पुलिस को भरूच में रेखा की तलाश करते हुए, लेकिन रेखा की कोई खबर नहीं मिल रही थी। पर फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और अपने नेटवर्क को और फैला दिया। इस औरत को देखा है आपने कहीं? पर आखिरकार पुलिस को रेखा मिल गई। गौर से देखिए।
कहाँ काम करती थी उसके बाद? जागरण करती है और माता की चौकी करती है। माता की चौकी करती है, अच्छी तरह जानता हूँ। सर ये इयरिंग मिली है सर। इयरिंग तुम्हारी है? नहीं सर, मैंने ये कभी नहीं देखा। ध्यान से देखो। सच में सर ये मेरी नहीं है। संपत, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सही जगह पे आ गए हैं। राइट सर। लेकिन मुझे लगता है सर शायद हमें यहाँ आने में थोड़ी देरी हो गई। खैर, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो लेट्स गो। अरे बिट्टू कैसा है? हाँ? पता नहीं माँ बिट्टू को लेकर क्यों चली गई। कितनी उम्र थी उसकी? 5 साल। मिल जाएगी जल्दी। संपत, यस सर। कंट्रोल रूम का अलर्ट करो, हर व्हीकल चेक करो, इस बार बचनी नहीं चाहिए वो। मौसी, हेलो। रत्ना मौसी, कंट्रोल रूम। आपने बिट्टू को कहीं देखा? अभी लेके गई कहाँ? हूँ। अभी गई वो। क्या हुआ? संपत, पुलिस क्यों आई? हेलो। हाँ? कंट्रोल रूम। कम इन। सर आईएसपीडी सिग्नल पे सर एक औरत और एक बच्चा पाया गया है। सर चारों तरफ से तो नाकाबंदी लगी हुई है, आगे तो सिर्फ फ्लाईओवर पड़ता है। सर क्या इंस्ट्रक्शन है? से कहो कि हम पहुंच रहे हैं और दोनों तरफ से फ्लाईओवर बंद कर दें। हम लोग पहुंच रहे हैं, फ्लाईओवर दोनों तरफ से बंद कर दो। फ्लाईओवर बंद कर दो दोनों तरफ से। माँ ये बिट्टू से भी ज्यादा है तुम्हारे लिए पैसा और सोना। और क्यों मारा तुमने इतने लोगों को? किसके लिए चाहिए हमें ये पैसा? तुम अपने मंजिल के एकदम करीब हो। 9वीं बार साष्टांग प्रणाम, ताकि ईश्वर तुम्हारे पति को हिम्मत दे अपनी गलतियां मानने की और उसे सुधारने की। ये पूजा और कितनी बार करनी पड़ेगी माँ जी मुझे? बस पहली और आखिरी बार। इसके बाद बस सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। लो चरणामृत पियो। लो। माँ जी। माँ जी मुझे जुर्म चाहे कितनी भी चालाकी और सफाई से क्यों ना किया जाए, सामने आ ही जाता है। बेशक पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में काफी लंबा अरसा लग गया, पर आखिरकार रेखा जेल में थी, सलाखों के पीछे। रेखा पर 6 हत्याओं के आरोप में धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में रेखा की अपील पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये हम सभी जानते हैं कि जुर्म करने वाले हर इंसान का एक ना एक दिन यही अंजाम होता है, लेकिन लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो उस अंजाम की परवाह ही नहीं करता। लालच किसी जुनून से कम नहीं, और रेखा के जुनून ने उस वक्त सारी हदें पार कर दी जब उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने ही नाती की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। रेखा ने पुलिस कस्टडी में कबूल किया कि उसे बचपन से ही सोने के गहनों से प्यार था, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें खरीद सके। इसलिए उसने एक सुनार की दुकान में काम करना शुरू कर दिया
ताकि वो सोने के गहनों को देख सके, छू सके। लेकिन जब कोई पसंदीदा चीज हमारे सामने होती है तो उसे पाने की लालसा मन में और बढ़ जाती है। और रेखा के साथ भी यही हुआ। उसे गहने चाहिए थे हर हाल में, खरीद नहीं सकती थी, इसलिए लोगों को मारकर लूटना शुरू कर दिया। रेखा ने उसी सुनार की दुकान से साइनाइड चुराया और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और एक के बाद एक जैसे जैसे रेखा का लालच बढ़ता गया, उसके शिकार भी बढ़ते गए। हालांकि ये केस बहुत ही उलझा हुआ और बिल्कुल अलग था, लेकिन पुलिस अपनी समझदारी और मेहनत से इस केस को सुलझाने में कामयाब रही। और न जाने कनिका, आरती और सुधा जैसी कितनी ही औरतों की जान बच गई। जिंदगी में अपनी पसंदीदा चीजों की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पाने के लिए जुर्म का सहारा वो गलत है। हमें अपनी परेशानियों का हल सही जगहों पर ढूंढना होगा। विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। आपसे कल मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में रात 11 बजे सिर्फ सोनी पर। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। बेटा सुनो, इधर आओ। इसे जानते हो बेटा? ये तो मेरी माँ है। अच्छा, कहाँ रहते हो बेटा तुम अपनी माँ के साथ? हम लोग वो वहाँ रहते हैं। सुनो, यहाँ मुझे इनसे मिलना है। ये तो मेरी माँ है। ये आपको ऊपर मिलेगी, आप सीढ़ी से चल के चले जाइए। और सुनो जी, मुझे इनसे मिलना है। ये तो हमारी माँ है, आपको इनसे मिलना है? हाँ, इन्हीं से मिलना है। कहाँ मिलेगी? ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। आप यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइए, ये आपको वहीं मिलेंगी। एक घर, एक औरत और उसकी 40 बेटियां, क्या यह संभव था? हमारी आज की कहानी एक ऐसे अमानवीय अपराध की कहानी है जिसे कोई इंसान के साथ तो क्या, जानवर के साथ भी नहीं कर सकता। यह घिनौना अपराध इतना विभत्स था कि कोई इसकी कल्पना अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं कर सकता। अरे आशा देखा, अरे इतनी बड़ी हो गई है बेटा। अरे देखो हमको दबोच रहा है। जब पैर दबोचने बोलते हैं तो जांगर नहीं लगता तुम्हारा। अरे देखो तुम हमको दबोच रही हो, अरे गिर जाएंगे ना। ए उषा, देख रही हो अपनी बिटिया को कितनी बदमाश हो गई है। हाँ, आशा छोड़ दे अपने बाबा को। अगर गिर गए या दांत टूट गया तो सब दांत टूटा बुलाएंगे। अच्छा, तो जोड़ी बनाए हो तुम दोनों मिलके माँ बेटी। अभी गुदगुदा के तुमको बताते हैं। अरे रुको, चलो खाना लगा देती हूँ, चलो। आज पता है सुनीता मैडम हमें क्या बताई? हमारे नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंग्लिश में का नाम बदल जाता है? नहीं बाबा, इंग्लिश में मतलब बदल जाता है। आशा का मतलब है होप। सुने? हाँ सुने। क्या सुने, बोलो। अच्छा, क्या बोली थी, एक बार फिर से दोहराओ। होप,
हप होप नहीं बाबा, होप, HOPE, होप। अरे वाह बेटा, तितली बनाए हो। पढ़ लिख के तितली की तरह उड़ेगी हमारी होप। अरे अरे धीरे, गिर जाओगे। मैं सबके लिए खाना लाई हूँ। धीरे जाओ, भागो मत। आशा, तुमने हाथ धोए? कुछ भी खाने के पहले हाथ धोना चाहिए ना। तुम्हारे ये क्यूट फेसेस ना यहाँ नहीं चलेंगे। जाओ पहले जाके हाथ धो वॉशरूम में। गो। जी मैडम हमको बुला रहे हैं फोन करके। आप आशा के बाबा हैं क्या? आखिर बच्ची स्कूल से कहाँ चली जाएगी? वॉचमैन ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। सर, हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। इसके पहले स्कूल में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। सर, हमने स्कूल का हर एक कोना चेक किया। आशा स्कूल में नहीं है। क्या हुआ? कहाँ चली गई हमारी आशा? आए दिन स्कूल्स में बढ़ते अपराध की घटनाएं सुनने को मिलती हैं और इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कूल्स के लिए कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसका नियमित रूप से पालन करना हर स्कूल के लिए अनिवार्य है। और हर माँ बाप को इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे का स्कूल उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो भी कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही की वजह से इन अपराधियों को मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का मौका मिल जाता है। बच्चों, मैं सचदेवा अंकल हूँ और आपकी मैम ने मुझे बताया कि आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मेरे कपड़े पहनते हो। आज हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे और जो बच्चे मेरे सवालों के सही जवाब देंगे उन्हें चॉकलेट्स मिलेंगे। रेडी? गुड। लेकिन ये सीट खाली है, यहाँ कौन बैठता है? अंकल, यहाँ आशा बैठती है। चॉकलेट। अच्छा, तो आशा यहाँ नहीं है तो बिना आशा के हम गेम कैसे खेलेंगे? अंकल, वो लंच के बाद क्लास में आई नहीं। अच्छा, लो तुम्हारी चॉकलेट। अंकल, आशा मेरे साथ ही रोज लंच करती है, पर आज वो नहीं आई। मैंने उसको ग्राउंड में भी बहुत ढूंढा, फिर भी नहीं मिली। तो आशा आप में से किसी के साथ यहाँ से बाहर गई थी? अंकल, क्लासरूम से मैं और आशा एक साथ निकले थे। उसके हाथ थोड़े गंदे हो गए थे तो मानसी आंटी ने उसे हाथ धोने के लिए कहा और फिर वो वॉशरूम चली गई। सर, मानसी तो उस NGO से है जहाँ से रोज मिड डे मील आता है। मानसी का नंबर दीजिए। सर, मानसी का नंबर तो बंद है। NGO का एड्रेस है आपके पास? जी। राणा, तुम फौरन NGO चले जाओ और मानसी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। साहब, अभी इतना ही है साहब, और ला देंगे साहब, और ला देंगे बैंक से। आशा की माँ के चेयर वगैरह सब आपको शिकायत नहीं होने देंगे साहब। हमारी बच्ची को खोज दीजिए साहब, हमारी बच्ची को खोज दीजिए। हमारी बेटी के बदले आपको जो चाहिए सब ले लीजिए साहब। हमारी बेटी ला दीजिए, हमारी बेटी ला दीजिए। रमाकांत, हम पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? सुबह तो निकली थी स्कूल के लिए। पूरा स्कूल में ढूंढ लिया, आशा कहीं नहीं है। नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरे बेटे ला दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरे बेटे ला दो। अरे राजू, तू भी हाथ लगा रहे? पूरा पूरा मैंने उठा रखा है। तूने पूरा उठा के रखा है तो मेरी तरफ से क्या हवा में है क्या? तुम लोग इसी तरह से लड़ते रहे ना तो हो चुकी लड़की बॉर्डर पार। जल्दी करो। पुलिस का शक सही था। मानसी ही आशा को अगवा करने के लिए जिम्मेदार थी। हमारे देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त खाना प्रदान करती हैं
और ऐसी एक संस्था में मानसी अपना नाम बदलकर इस गिरोह के खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रही थी। लेकिन इसके बाद आशा के साथ जो कुछ होने वाला था वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। सर मानसी पिछले 3 महीने से यहाँ पीजी रहती है, उसका कमरा किधर है? सर लगता है वो यहाँ से चली गई है, उसका सामान भी यहाँ नहीं है। लगता है इस मानसी ने इस बच्ची के साथ अपना भी शामियाना उखाड़ लिया है। सर मानसी के मोबाइल नेटवर्क कंपनी से मैंने बात की, उसकी लास्ट लोकेशन स्कूल की थी और तभी से फोन स्विच ऑफ है। ठीक 11:30 बजे उसने अपना फोन ऑफ किया था सर, और बच्चों का लंच ब्रेक भी उसी वक्त होता है। हो सकता है सर कि सिम और मोबाइल फोन्स बदल बदल कर काम कर रही होगी वो। राणा, हम मानसी से ऑलरेडी काफ़ी पीछे हैं। अगर वो अपने मोबाइल नंबर्स चेंज कर रही थी तो इसका मतलब है कि उसे मोबाइल लोकेशंस और मोबाइल की एक्टिविटी को कैसे मैनेज करना है पता है, और ये सिर्फ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को ही पता होता है। कहीं कोई बच्चे उठाने वाला गैंग तो नहीं है? राणा, फौरन दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में बच्ची की फोटो भिजवाओ। हर चेक पोस्ट, दिल्ली के हर एग्जिट पर बच्ची की फोटो होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन, पब्लिक बसेस को पहले खंगालो। अपने खबरियों को भी अलर्ट करो। सर मुझे हर हालत में आशा वापस चाहिए, और वो भी सही सलामत। आशा, उठ गई तुम? हम कहाँ हैं? बेटा आपको याद है, आप वॉशरूम गए थे हाथ धोने के लिए, वहीं पर चक्कर खाकर आप गिर गए थे, इसीलिए हम आपको यहाँ पर डॉक्टर के पास लाए हैं। लेकिन मैं डॉक्टर अंकल के पास अपने बाबा के साथ आती हूँ। बाबा किधर है? बाबा भी आएंगे ना, वो किसी काम में थे ना, इसलिए अभी नहीं आ पाए। हाँ अच्छा बेटा, ये राजू अंकल है। ये अंकल तुम्हें अपने पापा के पास ले जाएंगे। ले लो। बोल छोटे। आपने कहा था लड़की के बारे में पता लगाइयो। क्या खबर है? करोल बाग की फिरोजा पता है ना, जिसकी अंडर 16 क्रिकेट टीम हर सिग्नल पे मिलती है। हाँ, उसकी टीम में एक नया मेंबर आया साहब। बच्ची है 8 साल की, आज ही आई है। फिरोजा, आशा कहाँ है? कौन आशा साहब? वो 8 साल की बच्ची जो यहाँ नई आई है। ये रही बच्ची साहब। आशा, 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 देख फिरोजा, तेरे पूरे नेटवर्क में आशा अगर कहीं भी है तो मुझे बता दे। साहब मैं कुछ नहीं जानती। ये मानसी कहाँ मिलेगी? उसे तो जानती होगी ना तू। दिल्ली शहर में इस लाइन में कितने सारे लोग हैं, मुझे क्या पता मानसी किसके साथ है। और राजू, उसे तो पक्का ही जानती होगी तू। सर कौन सा वाला राजू? तू कौन से वाले को जानती है? साहब यहाँ तो हर किसी ने अपना नाम राजू रखा हुआ है, अजय, एंथनी, अहमद, सब किसी ने, जिससे आप लोग उन तक पहुँच ना पाओ। सब दिल्ली शहर में 150 राजू होंगे और पूरे हिंदुस्तान में तो हजारों। जब तक
आप लोग अपने वाले राजू के पास पहुंचेंगे तब तक वो बच्ची किसी और राजू के पास पहुंच चुकी होगी। सर उस बहन का पता चल गया। कामिनी, इसे थाने लेके जाओ। मूव। क्लोरोफॉर्म। ऐसे केसेस में अक्सर बच्चों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सुला देते हैं ताकि उन्हें यहाँ से वहाँ करने में आसानी हो। ये वैन यहाँ है, बच्ची बेहोश होगी तो उन्हें ज़रूर बच्ची को किसी चीज़ में छुपाकर यहाँ से ले जाना पड़ा होगा। एक काम करो राणा, आसपास जो भी लोग मिलें उनसे पूछताछ शुरू करो, अपने खबरियों को भी अलर्ट करो, शायद उन्हें यहाँ से निकलते हुए किसी ने देखा हो। साहब बबलू बोल रहा हूँ साहब। अभी भी एक बच्ची देखी बसंत विहार में साहब, जैसे आपने फोटो भेजी है ना वैसी है, सेम टू सेम सब। एक ही कमरा चेक करो। यस। आशा को यहीं रखा गया था। इस घर का मालिक कौन है पता करो। सर। ये राजू, मूंगफली खाएगा क्या? भाईसा, ओ भाईसा, क्या हुआ है छोरी को? बिटिया बीमार है, डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं तो बाबा के पास ले जा रहे हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। गांव छोड़ के जब दिल्ली आए थे तो सोचा सब ठीक हो जाएगा, नौकरी करेंगे, मेहनत से बिटिया को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे। ऐसा लग रहा था सब सपना पूरा हो जाएगा, पर सपना इतना भयावह होगा ही नहीं सोचे थे कभी। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको मेरी बिटिया मिल जाए, हम उसको लेके गांव चले जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं। मेरी माँ कहाँ है? अरे मैं हूं ना, मैं ही तो हूं थारी माँ। हेलो, ठीक है मैं अभी आता हूं। सर, जिस जगह पर किडनैपर्स ने आशा को रखा था वो जगह अजमेर के किसी राजेश मंटोला की है। ये रहा उसका एड्रेस। काम किया है। अंकल, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये सब किस लिए? आपको जल्दी जल्दी बड़ा होना है ना, और अपनी इस गंदी माँ से लड़कर अपने माँ बाप के पास जाना है ना। 3 महीने में तैयार हो जाएगी। हमने पूछताछ की है, मंटोला की वो प्रॉपर्टी अक्सर बंद रहती है, वहां कोई आता जाता नहीं है।
केयर टेकर भी नहीं है वहां। राणा, राजेश मंडोला से भी कुछ पता नहीं चला। सर 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक हमारे पास आशा का कोई क्लू नहीं है। लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे राणा। आशा के किडनैपर्स को हम ऐसे नहीं जाने देंगे, और ना ही आशा को। आशा को जब अगवा किया गया तब वो महज 8 साल की थी, लेकिन सिर्फ 3 ही महीनों में उसका शरीर और दिमाग दोनों 13 से 14 साल की लड़की की तरह लग रहा था। लेकिन ये सारे बदलाव उसके अंदर अपने आप नहीं आए थे, बल्कि लाए गए थे, और ऐसा करने के लिए ये अपराधी दरिंदगी की सीमा को भी लांघ चुके थे। आशा की पूरी जिंदगी अब तबाही की ओर बढ़ रही थी, और उस मासूम बच्ची को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि कैसे ये लोग उसकी जिंदगी और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। 3 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी थी, और आखिरकार वो सुराग मिल ही गया जिसका दिल्ली पुलिस को इंतजार था। पुलिस? राजू, सामने से पुलिस आ रही है। सुन, गाड़ी मत रोकना, चलने दे। अगर वो गाड़ी ना रोके तुम भी मत रोकना। गाड़ी चेक करो सारी। मानसी, ना ही तुम में औरतों वाला दिल है और ना ही हम तुम्हें औरतों वाली कोई ट्रीटमेंट देंगे। अब मुझे साफ साफ बताओ, आशा कहाँ है? साहब, मुझे नहीं पता। मैं तो बस राजू को लड़कियां दे देती हूँ और पैसे ले लेती हूँ। उसके बाद में वो लड़कियों को कहाँ लेकर जाता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी चेन है। इस बड़ी चेन की अगली कड़ी तक अब तुम हमें लेके जाओगी मानसी।
पता था उसको। छोटी मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते हो? किस दलदल में फेंक के आया आशा को? सर हाईवे पे छोड़ा था साहब। सर वहां से कोई दूसरा राजू ले गया होगा और फिर वो कहाँ ले जाता है मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। सर ये रास्ता 3 जगहों पे निकलता है। एक पुरानी दिल्ली, दूसरा मथुरा के रास्ते राजस्थान और आगरा, और तीसरा नई दिल्ली। इन तीनों डायरेक्शंस में से वो कहीं भी जा सकते हैं। राणा, इससे पहले वो आशा को कहीं और शिफ्ट करें, हमें उसे ढूंढ निकालना है। ठंडा पानी, पानी ले लो भैया, पानी। सुनिए, वो यही उतरा था छोरी को लेके। छोरी गोद में सो रही थी तो मैंने पूछा भी क्या हुआ है छोरी को। बिटिया बीमार है, डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं। देख देख कितनी खूबसूरत लग रही है। हीरोइन लग रही है हमारी लाड़े सा। सच में बीना माँ, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही थोड़ी ना सारे बच्चियां मैंने बीना माँ कहे हुए हैं। और तेरा भी तो ध्यान रखती हूँ ना। अरे हमारी बच्ची। सर राजेश बोल रहा हूँ। सर मैं यहाँ बासिरगांव पहुंच गया हूँ। लड़की शायद यही है, पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन एक चांस जरूर ले सकते हैं। हम तुम्हारे कॉल का वेट कर रहे हैं, वहां पहुंच के हमें कंफर्म करो। और सुनो, अपना फोन साइलेंट पे रखना, ऑफ मत करना। ठीक है सर। बेटा सुनो, इधर आओ। इसे जानते हो बेटा? ये तो मेरी माँ है। कहाँ रहते हो बेटा तुम माँ के साथ? हम लोग वो वहाँ रहते। सुनो यहाँ, मुझे इनसे मिलना है। ये तो मेरी माँ है। ये आपको ऊपर मिलेगी, आप सीढ़ी से चल के चली जाइए। जी ठीक है जी, मुझे इनसे मिलना है। ये तो हमारी माँ है, आपको इनसे मिलना है? कहाँ मिलेगी? आप यहाँ से सीधा ऊपर चले जाइए, ये आपको वहीं मिलेंगी। अब मैं तुम्हारी हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारा नाम आशा है, तुम रमाकांत और उषा की बेटी हो ना? कौन है तुम? अंदर कैसे घुसा है? देखो कोई घुसा है, पकड़ो। शायद ये पुलिस का आदमी था। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। ये काफी देर से एक ही लोकेशन दिखा रहा है। सिग्नल टूट गया है, लगता है फोन स्विच ऑफ हो गया है। ये रीसेंट लोकेशन कौन सा है? लगभग 20 किलोमीटर दूर। मैंने राजू से कहा था फोन स्विच ऑफ ना करे। मूव।
लास्ट लोकेशन इसी एरिया का था। देख छोरी, अब थारी जिंदगी बहुत बड़ी होने जा रही है। ये बड़ी बड़ी जगहों पर उठना बैठना रहेगा तारा। हाँ, किसी भी चीज की कोई कमी ना रहेगी थारे को। ऊपर देखते हैं। सारे कमरे चेक करो। इधर चेक करो। इंजेक्शंस और सिरिंजेस सब कुछ यहीं पड़ा है। इसका मतलब उन्हें अंदाजा हो गया था कि पुलिस आने वाली है। पर एक बात तो पक्का है, यहां लड़कियों को रखा गया था। अब उनमें आशा भी थी या नहीं ये नहीं पता। सर यहाँ आइए जल्दी। आशा यही थी। कहाँ भाग रहे थे तुम लोग घर खाली कर दोगे तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। खंबा गणी, आओ पधारो। ये इतने सारे पासपोर्ट, माजरा क्या है? हुजूर, हम धंधा करते हैं, जहाँ से छोरियाँ तैयार करके बाहर भेजते हैं। वहाँ मरे जो आदमी अपने साथ ले जाता है उसके साथ रहते हैं, उसे मज़ा कराते हैं। बस यही हमारा काम है। जो छोरी पेट से हो जाती है उसे यहाँ वापस भेज देते हैं। जब वो छोरी बच्चा पैदा कर लेती है, अगर वो छोरा हुआ तो उसे लड़कियों लाने वाला दलाल राजू बना देते हैं, और अगर छोरी पैदा हुई तो उसे इंजेक्शन देकर बड़ा कर देते हैं और फिर किसी दूसरे आदमी के हाथ बेच देते हैं। इंजेक्शन से सब्जी और फल बड़ा करते थे, अब इंसानों के साथ भी ये सब। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अरे क्या कर रहे सब क्या कर रहे सब अरे क्यों मार क्यों रहे सब? अरे क्या कर रहे सब क्या कर रहे? सर ये वही दवाई है। क्या है ये? कौन सी दवाई है? कौन सी दवाई है? सब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो साहब, मैं सिर्फ इंजेक्शन लगाता हूँ साहब। ये कौन सा इंजेक्शन लगाता है तू? हैं? मासूम बच्चों के साथ खेलता है। कौन सा लगाता है? कौन सा लगाता है? बोल। सब गोली नंबर 10। गोली नंबर 10? क्या है इसके अंदर? साहब ये वही इंजेक्शन है जानवरों वाला, हम लोग इसको गोली नंबर 10 बोलते हैं साहब। अब इसको लगाने से बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है साहब, और 7-8 साल की बच्चियों का शरीर 3 महीने में ही 14-15 साल के जैसा हो जाता है साहब। क्राइम पेट्रोल में हमने अब तक आपको कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की कहानियां दिखाई हैं, लेकिन इस गांव में जो हो रहा था वो इन सब से बिल्कुल अलग था। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा था कि मासूम बच्चियों को एक फसल की तरह से तैयार किया जा रहा था। इस गांव के खेत सूखे थे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की जेबें भरी हुई थी, क्योंकि ये पूरा गांव
इस जुर्म में किसी न किसी तरह से भागीदार था। यहां तक कि एक डॉक्टर भी, जिसका काम जिंदगी बचाना होता है, तबाह करना नहीं। पुलिस ने जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया, उसने पुलिस को दीपक के बारे में बताया, जो इन लड़कियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट तैयार करता था। सर क्या हुआ? ये लड़की का कहाँ है लड़की? बॉस साहब ये मुंबई निकल गई साहब। इसका पासपोर्ट मैंने बनवाया था। मुंबई में कहाँ पर और किस नाम से पासपोर्ट बनवाया तूने? सब प्रीति शर्मा के नाम से पासपोर्ट बनवाया और आज रात को मुंबई से वो दुबई के लिए पार्सल हो जाएगी। राणा, साहब यही हमारी बच्ची है। देखो क्या कर दिया साहब, हमको भी नहीं पहचान पा रही है। अच्छा बेटा, हमें बेटा तुम्हारे बापू। बेटा मुझे याद आया, यही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कुछ ही महीनों में आशा ने सालों का सफर तय कर लिया था और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से सिर्फ उसके शरीर में ही नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी काफी बदलाव आए थे और इसी वजह से उसे अपने अतीत की कोई भी बात ठीक से याद नहीं थी। फिलहाल इसके लिए आशा का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आशा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। राजू, मानसी, बीना और इस केस से जुड़े सभी अभियुक्त अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। इन लोगों ने जो किया उसके लिए शायद कानून की किताब में लिखी हर सजा छोटी है। ऐसे अपराधियों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है ताकि फिर कोई ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम न दे पाए।
क्या होगा रपट लिखाने से? तेरे को मालूम ना है कि छोरी बाबली है। चल। सब रिपोर्ट लिखानी है जी। हमारी बहन कल दोपहर से घर वापस ना आई जी। अड़ोस पड़ोस देखा? किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी। साहब यही बात मैं कब से समझा रहा हूँ, पर इसके समझ में ना आ रहा। मैं इसका पति हूँ साहब, ठेकेदारी का काम करता हूँ, दिन भर घर से बाहर रहता हूँ। शाम को घर आया तो पता चला कि बेबी घर पे ना है। तब से समझा रहा हूँ, रात भर से परेशान कर रखा है। थाने चलो थाने चलो। तो सब जगह तो देख लिया साहब, रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी ना जी। मैंने रात भर घर घर जाके ढूंढा है मेरी बहन को, कितना मिली जी। बेबी बेबी कित गई? बेबी नहीं मिली। नहीं उस तरफ देखो। हाँ। बेबी थोड़ा और ढूंढ लो, रिपोर्ट 24 घंटे बाद लिखी जाती है। कहाँ ढूंढूं साहब, रात भर उसे घर घर जाके ढूंढना है। छोटी सी मासूम सी है मेरी बहन, पता नहीं क्या हो रहा है साहब। किस औरत की बहन खो गई है। उम्र क्या है आपकी बहन की? साहब 15 साल। कल दोपहर से घर वापस ना आई। सर हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो, उम्र ही ऐसी होती है। ऐसी ना है मेरी बहन साहब, उम्र से 15 साल की है, दिमाग से तो छोटी बच्ची है मेरी बहन। राजू बेटा जरा कंगा गिर गया, उठा के दे तो। आप बेबी मौसी को बोलो ना, उधर ही तो गिरा है कंगा, दिख नहीं रहा? मैं पढ़ाई कर रहा। छोटा सा है, जरा सा काम बोल दो, लंबी लंबी बातें करता है। अच्छा तू हट, मैं लेती हूँ। किधर जा रही है? किधर जा रही है? रुक। चल बैठ। जरा सा छोड़ दो इस लड़की को तो कहां से कहां चली जाती है। बेबी मौसी क्या बना रही है तू? अरे बता ना, अरे बता। ला मैं इसको और अच्छा बना देता हूँ। क्या था? हाँ अरे अरे दे ना, दे दे जरा। देखो मैं ड्राइंग खराब कर दी। मासी ने तंग कर रही है, लपड़ खाएगा कान के नीचे। आराम से बैठो, चलो बैठो, चलो खाना खाओ। चलो अभी खाना खाओ, अच्छे से चबा चबा के खाना खाइए। ओ तेरी दवाई लाना तो भूल ही गई। चल तू खाना खा, मैं दवाई लाऊं। झगड़ियो ना दोनों जन। ले लो ए चक्र गुब्बारे, ले लो ए रंग बिरंगे गुब्बारे, ले लो चक्र गुब्बारे, ले लो। राजू बेबी में से किधर गई? अभी तो यहाँ पे थी, मुझे नहीं पता, मैं तो खा रहा था। हे भगवान, फिर भाग गई। ये लड़की का पैर एक जगह टिकता ही ना है, परेशान करके रखा है। सब मैंने सोचा कि आसपास ही गई होगी, आ जाएगी। 1 मिनट भी एक जगह टिक के ना बैठती थी वो। शाम ढलने लगी पर वो फिर भी ना आई। मैं उसे ढूंढने निकल गई साहब, मैंने उसे जगह जगह ढूंढा पर कहीं ना मिली वो। वैसे रिपोर्ट तो 24 घंटे बाद लिखी जाती है, लेकिन इनकी बहन दिमाग से कमजोर है। इनकी रिपोर्ट लिख लो और तलाश जारी करो। सर नाम? विनीता, पर विनीता नाम से तो सुनती ना है जी। बेबी बेबी बोलो तभी जवाब देती है, इतनी भी समझ ना है उसमें। कोई साथ में फोटो है उसकी? हाँ सर। जब वो आखिरी बार घर से निकली थी तो किस रंग के कपड़े पहने थे उसने? सब वो गेहुए रंग की सलवार और दुपट्टा और गुलाबी रंग का स्वेटर था और नीले रंग की कमीज पहनी थी जी।
हर गुनहगार सबसे पहले सबूत मिटाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि खाक से भी सबूत निकाले जा सकते हैं। बेजुबान लाशें भी बोल सकती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। विनीता और बेबी को लापता हुए 3 दिन बीत चुके थे और स्थानीय पुलिस ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया था, लेकिन चौथे दिन जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। सर कुत्ते लाश को नोच रहे थे, मैंने पत्थर मार के भगाया तो आपको फोन किया। हटो। सर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये लाश किसी लड़की की है। शरीर पे कपड़े भी नहीं है और कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा बुरी तरह से बिगड़ चुका है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। और आसपास के जितने भी थाने हैं उसमें पूछताछ करो कि किसी लड़की की मिसिंग होने की कोई रिपोर्ट तो नहीं है। यस सर। 2 दिन पहले हमारे थाने में वो औरत आई थी। यस सर। जिसकी बहन लापता थी, उससे भी पोस्टमार्टम के बाद पूछताछ करो। एक बार थानेदार को पूछ के तो देखो। क्या पूछना था? अरे पढ़ लिखा तो दी तेरे कहने पे बेबी की। मम्मी बेबी मौसी कब आएगी? देखा, इतने छोटे से बच्चे को फिक्र है, आपको ना है कोई फिक्र। मैंने समझा था ना तेरे को, मुसीबत सर ना ले, पर तेरे समझ में ना आता। पागल से तेरी बहन चली गई होगी कहीं, अब के अपना काम दाम छोड़ के उसके पीछे ढूंढता फिरूं के। बहन ना है, बेटी है मेरी। उसके बिना तो एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरता। सारा दिन भगवान से दुआ करती कि कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए। लड़की के सर को बुरी तरह से कुचल दिया गया है। बॉडी की हालत बहुत खराब है। इट्स अ केस ऑफ गैंग रेप। इंटरनल इंजरी भी काफी है। ये मटके के टुकड़े, ये बीड़ी के टुकड़े, ये यूज्ड कॉन्डोम और ये टूटी हुई लकड़ी, ये सब लड़की के प्राइवेट पार्ट से मिले हैं। पिछले 21 साल से पोस्टमार्टम कर रहा हूं, मगर बॉडी की ऐसी हालत मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। इतनी बर्बरता, इतना वहशीपन आता कहां से है? आखिर किस मिट्टी के बने होते हैं ऐसे लोग जो इस हद तक जा सकते हैं? दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून में बदलाव की मांग उठी थी, सजा सख्त से सख्त हो ऐसी मांग उठी थी, लेकिन क्या सिर्फ कानून के सख्त हो जाने से ऐसे जुर्म रोके जा सकते हैं? लड़की की उम्र कितनी थी? यही कोई 14-15 साल। लड़की का शरीर थोड़ा भारी था। मौत कितने घंटे पहले हुई होगी? लगभग 72 घंटे पहले, 2 तारीख की सुबह 4 से 5 बजे के बीच। मौत कुत्तों के नोचने की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की हैवानियत की वजह से हुई है। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि रेप में कितने लोग शामिल थे? पक्का बता पाना तो मुश्किल है, मगर बॉडी पर लगे निशान ये बताते हैं कि ये गैंग रेप है। सर, इस कांड में कम से कम 2 लोग तो शामिल है ही, क्योंकि लड़की का शरीर भारी था और इतने भारी शरीर को इतने ऊंचे दीवार के पीछे फेंकना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये लोग जो भी हैं इंसान नहीं है, और अगर इन्हें जानवर कहे तो जानवरों की भी बेइज्जती होगी। ओए होए, देख तो कच्ची कच्ची आम भी आ रही है। अरे राकेश भाई, वो कच्ची उम्र की चोरियां हैं, तने ना देखेंगी। सारा लुगाई, ना तो तेरे मूंछ के बाल उगे ना नीचे के। देखिए क्या करूं मैं।
अरे नास हो गया तेरा साड़ा मैकेनिक। अरे मैकेनिक, अरे कित फंस रहे तू? आया नहीं आज? दिल्ली जा रहा सुबह ही सामान खरीदने। क्या हुआ? वो क्लियर कर दिया के? अरे क्लियर कर दिया एकदम, टेंशन मत ले, सब चढ़ा दिया। कुत्ता भौंक रहा है सर, इसका मतलब कि यही वो जगह है। ये देखो फुटप्रिंट्स, अलग अलग पैरों के। आई एम श्योर गैंगरेप यही हुआ। तलाशी लो। सर ये देखिए मटके के टुकड़े। ये मटके के टुकड़े? सर ये बीड़ी के टुकड़े। ये बीड़ी के टुकड़े। सर ये जैकेट देखिए, ये ग्लव्स भी इसी जैकेट में से मिले। इसका मतलब ये है कि इन हरामियों में से कोई एक सफाई कर्मचारी भी था। वो लोग लड़की को यहीं लेकर आए होंगे, गैंगरेप भी यहीं किया और फिर पत्थर से सर को चलकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके, और फिर उसकी लाश को उस दीवार के पार झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने सोचा होगा कि जानवर उसकी लाश को नोच खाएंगे और उनके जुर्म से कभी पर्दा नहीं उठेगा। सर ये देखिए, ये स्वेटर उसी लड़की का हो सकता है जिसका रेप हुआ। हे भगवान, के कर रही है तू छोरी? सारा गोला मट्टी मट्टी कर दिया। बावली है के? छोटी बच्ची ना रही, 15 साल की हो गई तू। सुमन, तू क्यों झूठी उम्मीद लगा कर बैठी है? या 60 साल की हो जाओगी ना तो भी बच्ची ही रहोगी, बल्कि तेरी उम्र बीत जाओगी इसने संभालते संभालते। तो क्या हुआ? बच्ची है तो क्या हुआ? सुना ना है चाची, बच्चों में भगवान बसते हैं और ये भगवान सदा मेरे साथ रहेंगे, है कि नहीं? हवलदार साहब, कुछ पता चला?
बेबी का गायब होना और एक लड़की की लाश का उस अवस्था में मिलना, इन दोनों कड़ियों का जुड़ना अभी बाकी था। धड़ का ऊपरी हिस्सा कुत्तों ने नोच खाया था, इसलिए पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था और गुनहगार भी यही चाहते थे। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन जुर्म अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है। सर, ये स्वेटर आपकी बहन का है? दीदी, दीदी, अरे थम जा क्या कर रही है? गर्मी में स्वेटर थोड़ी पहनते हैं बावली। नहीं पहनना है। गर्मी लगेगी। पहनना। ओहो, अच्छा ठीक है। मेरी बेबी का स्वेटर नहीं है ये, मेरी बेबी का स्वेटर नहीं है ये। बेबी, मेरी बेबी। सुमन, बेबी। साहब, ये स्वेटर बेबी कैसे है? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हो चुका है कि ये लाश बेबी की ही है। उसका डीएनए उसकी बड़ी बहन से मैच करता है। और सर, कच्चे मकान में मिले सबूत और पोस्टमार्टम में मिले सैंपल्स भी एक दूसरे से मैच करते हैं। लड़की के परिवार वालों को खबर करो और बॉडी भिजवाने का इंतजाम करो। सर, एक बात और, फुटप्रिंट से ये तो तय है कि इस कांड में सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन कितने लोग शामिल थे इस बात का पता नहीं। उसकी बहन ने क्या बताया था? कब गायब हुई थी वो? सर, 1 तारीख को। लड़की 1 तारीख को गायब हुई। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से मौत 2 तारीख की सुबह हुई है। लाश हमें मिली 72 घंटे बाद, सर, यानी 4 नवंबर को। 1 तारीख से 4 तारीख के बीच उस एरिया में जितने भी मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे, सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। हमारा अनुमान है कि उनमें से एक सफाई कर्मचारी था और हमें अपने हर अनुमान को जांचना है। आसपास के गांव में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, स्कूलों में, अस्पतालों में या कहीं भी, उन सब के नाम की लिस्ट निकलवाओ सर, और सबसे पूछताछ करो। मुजरिमों में एक को बीड़ी पीने की आदत है और उसकी आदत है वो बीड़ी पी के आधी फेंक देता है। बात छोटी सी है, लेकिन हमें इसे भी नजरअंदाज नहीं करना है। सर, बहुत गर्मी है ना उसके अंदर, उसे तो बीड़ी बनाकर हम जलाएंगे। अरे जीरे क्या बन रहा है? अरे क्या करती है तू? थम जा, दिखा तो सही। लड़की खड़ी नहीं रहती एक जगह। एक मिनट रुक। इसमें हाथ डाल ठंडे पानी में। दीवार का है, चूल्हे से दूर रखकर गरम कढ़ाई में हाथ डाल दिया। अभी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें डाल। अरे रुको, इसे लेके मत जा, उसे आग से बहुत डर लगता है। अरे रोको उसे। बेबी चुप समन, चुप। बेबी तो चली गई ना सुमन, अब उसने आग में जलाने से कोई फर्क ना पड़ता। जाने कैसी मौत दी है कसाईयों ने। क्यों रहे? तो तनु कहता कि सारे कपड़े जला दिए, फिर कपड़ों से कैसे पहचान लिया उसकी बहन ने? अरे अखबार पढ़ो कि नहीं पढ़ो? अरे मामा, तेरी हमेशा ही पट्टी रहे। अरे एक बात बता, हम तो अनपढ़ बैठे, हमने पता ही ना क्या लिख रहे अखबार में। क्यों? ये नाच गाने का टाइम ना है। पुलिस ने बेरा पाट गया है कि इस कांड में कोई सफाई कर्मचारी भी शामिल है। मैंने पहले ही कही थी कि सब कुछ अच्छे से साफ सफाई कर दियो, पर साला कोई मेरी सुने तब ना। अबे फट्टू, तू क्यों डरे भाई? तू तो टेम्पो चला हुआ है ना, सफाई कर्मचारी थोड़ी है। अबे देखो तो भाई साले की कैसे फटी पड़ी है। तेरी फट गई। रुक जा, डर रहे हो? बड़ा मामा यहाँ बैठ। अरे बैठ। एक बात बता, पूरे जिले में कितने सफाई कर्मचारी हैं?
और पुलिस आड़े किस किस की वर्दी चेक करेंगे? साले ना कति मूड खराब कर दिया। पकड़िया बोतल। सर, घटनास्थल के आसपास के गांव के सभी सफाई कर्मचारी वही हाईवे से आना जाना करते हैं। सर, ये सफाई कर्मचारी की पूरी डिटेल है, पर जो लोग दिहाड़ी में काम करते हैं उनमें से कुछ के नाम और पते नहीं मिले। सर, ये रहे 1 से 4 नवंबर तक के फ़ोन कॉल डिटेल्स। इन 4 दिनों में उस हाईवे पे करीब 1.5 लाख फ़ोन नंबर्स एक्टिव थे, और इन 1.5 लाख में से गुनहगारों को ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। 1.5 लाख तो क्या, 1.5 करोड़ फ़ोन नंबर से भी ढूंढ निकालेंगे एक एक को। कब तक छुपेंगे ये? बेबी की चिता ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन पुलिस और लोगों के दिलों में दहक रहे गुस्से के शोले इतनी आसानी से नहीं ठंडे होने वाले थे। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था कि इस घटना में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे। इंस्पेक्टर रघुनाथ और उनकी टीम ने यह तय कर लिया था कि ये केस चाहे कितना ही पेचीदा और मुश्किल क्यों ना हो, वो उन दरिंदों को सजा दिलवाकर ही रहेंगे। यही वो जगह है जहां हमने उसे आखिरी बार देखा था। एकदम सीधी सी मासूम सी थी मेरी बहन, किसी से बात तक नहीं करती थी, बस हमारे साथ ही रहती थी। कोई तो ऐसा होगा जिससे वो मिलती होगी, उससे बात करती होगी, कोई भी। ऐसा हो सकता है कि कोई उसे मिलने आया हो घर पे, या वो गई हो किसी से मिलने। माँ, उस दिन वो चक्री वाला आया था। चक्री वाला? कौन चक्री वाला? वो रहा। रोको, गाड़ी रोको उसके पास। रुको। इसको जानते हो? जानते तो नहीं साहब, पर देखा है। वो कोने के मकान में रहते हैं वहाँ पर। जिस दिन ये गायब हुई थी, यानी 1 तारीख को, उस दिन देखा था तुमने इसको? तारीख तो याद नहीं है, पर कुछ दिन पहले देखा था। क्या है? गुब्बारे? चक्री? पीछे लाइए। जा पीछे लेके आ जा। क्या कर रहा था? पीछे लेके आ। फिर आगे। इब की बार घर ना हूं ना तो पैसे दे दिए। ले। मैंने उससे ना उत जाते देखा था। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी साहब। नजर रखो इस पे। सर, यहाँ से हाईवे बाईपास जाने के 2 रास्ते हैं। यस सर, एक ये रास्ता, एक पक्का वाला रास्ता। इन दोनों रास्तों पे पूछताछ शुरू करो, हर ढाबे, हर दुकान पर। अपने हर खबरी को काम पे लगाओ। यहाँ आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सबसे हिस्ट्री शीटर्स के रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। और हाँ, यहाँ जहाँ कहीं भी सीसीटीवी हो, वहाँ से 1 और 2 नवंबर की फुटेज चेक करो। कब्र में भी छुपे होंगे तो ढूंढ निकालेंगे उन्हें। सर। कुछ बताया इसने? नहीं सर, लेकिन शायद बेबी यहीं कहीं से गुजरी होगी। लेकिन यहाँ तो किसी ने उसे नहीं देखा। वो देखो, सीसीटीवी। 1 और 2 नवंबर की सारी फुटेज निकालो उसकी। हमारी बेबी, बेबी, बेबी। सर, ये फुटेज 1 नवंबर रात 10:15 की है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 2 तारीख को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। सर, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर सीधा इसी रास्ते से थोड़ा सा हटकर क्राइम स्पॉट है। सर्च नैरो डाउन करो। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में इस हाईवे के पैच पे जितने भी मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे, उन सब की लिस्ट निकलवाओ। और यहाँ आसपास कौन सा गांव पड़ता है? सर, जलालपुर। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो उन एक्टिवेटेड नंबर्स की लिस्ट में से जलालपुर का कौन सा है, ये मुझे बताओ। हो सकता है उनमें से कोई इस कैमरे के सामने से गुजरा।
क्राइम से पहले या क्राइम के बाद? बेबी इस कैमरे के सामने से गुजरी थी, तो बेबी के गुजरने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद की फुटेज हम चेक करें तो हो सकता है वो जैकेट वाला हमें दिख जाए। मुझे वो फुटेज फिर से चेक करनी है। थोड़ा फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, थोड़ा पीछे करो। पॉज, यहाँ पे पॉज करो, इसको जूम कर। इस मोटरसाइकिल वाले ने वैसे ही सफाई कर्मचारी वाला कपड़ा पहना जो हमें घटनास्थल से मिला था। सर एक नंबर है जो जलालपुर से है और वारदात वाले दिन वहां पर एक्टिव था। और सर एक बात और, यही नंबर वारदात के दूसरे दिन यानी कि 2 नवंबर की सुबह भी एक्टिव था, जहां पर दीवार के पीछे बेबी की लाश मिली थी। सर ये नंबर एक सफाई कर्मचारी का है, नाम है सतीश। इस सतीश का एड्रेस क्या है? ताला तोड़ो, यहां देखो। सर देखिए क्या मिला। हाँ ठीक है, देखो कुछ और मिलता है। है तो ये वही सफाई कर्मचारी, और बड़ी हड़बड़ाहट में यहां से निकला। इस सतीश के नंबर को सर्वेलेंस में लो और इसकी लोकेशन ट्रैक करो, और 2 नवंबर के बाद ये कहां गया है, किससे मिला है, ये सब कुछ पता करो। आसपास सबसे पूछताछ करो। ओके सर। सर सतीश ने कल रात को आगरा से इसी नंबर से एक कॉल किया था। 1 तारीख से लेकर अब तक 29 कॉल कर चुका है वो, और जिस नंबर पे इसने कॉल किया था उसका पता चल चुका है सर। धर दबोचते हैं इस साले को। एक की कुंडली हाथ लगी है, बाकी सब की कुंडलियां भी खुलवा लेंगे। बस बस रुको। पकड़ दो। डाल इसको गाड़ी में। बता। बोल साहब, मार क्यों रहे हो? अरे साहब नहीं देर होगी, क्या हो गया? साहब बैग नहीं, साहब रोक लो इन्हें, बेमतलब मार रहे हैं। बेमतलब में मार रहा है? हाँ। तो भागा क्यों था देख के पुलिस को? कौन भाग रहा था? तू भागा था ना पुलिस को देख के? मैं तो चल रहा था, ये आप पुलिस मेरे पीछे भाज पड़ी। अब मैंने क्या पता क्यों भाजी, मैं भाज लिया। ठीक से धुलाई नहीं की इसकी? अभी तक इस हरामी ने मुंह नहीं खुला सर, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब पिछवाड़े डंडा पड़ेगा ना तो मुंह अपने। मैंने कुछ ना किया है साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे खिलाफ सबूत है मेरे पास, पुख्ता सबूत, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तूने माँ के पेट से भी फोन किया होगा ना, तो वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और 1 नवंबर और 2 नवंबर के बीच में तू कहां गया था ना, उसका पूरा नक्शा है हमारे पास। वो जिसने तुझे 29 बार फोन किया था ना, उसका नाम पता भी है मेरे पास। तो चल अब सच सच बता। माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, कुछ ना पता। कुछ नहीं किया तूने? हवलदार सर, एक मटका लेके आना। बहुत ज्यादा हो रहा साहब, बता रहा हूँ सब। चुप कर, ज्यादा हो रहा साहब। ये मटकी फोड़। अरे साहब, और टुकड़े उठा और डाल इसके अंदर। एक मिनट बोल रहा हूँ साहब। वो बावड़ी चोरी हमने मुझे लुट्टे थे सारे, बहुत मजे लुट्टे थे, पर मैं साहब एकला नहीं था, मेरे खिलाफ 4 और थे। ड्यूटी के बाद ढाबे पे बैठे थे, मजे लिए थे हमने। मजे क्या? मजे किया था तूने? मारो मत साहब, बता दिया साहब, बता तो दिया साहब। अब बाकी तीनों का नाम बता। बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ साहब, छोड़ो तो सही, बता रहा हूँ। बता। विजेंद्र, सुनील और नरेंद्र। छोरा बोल लिया, दादी री दादी खाट दे दे। दादी का बेटे कैसे दे दूं, मैं खुद बाबा दो रहे सोऊं। छा गया लौंडा। यू बिला राकेश आ गए गोबर जैसी शकल के। अरे थारी कमी थी, बड़े दिनों बाद नसीब हुई है। अच्छा सुनो भाई, तो वो फूल छूंगे ना
देखियो भाई छोरी बाबड़ी से लग गया यार। ये तो कति कदराई सी है। आह, अरे घने दिन हो गए कोई मार भी मुंह ना लग गया। सही कह रहा है। अरे पेट में शराब भी और सामने यो शबाब भी। जी कर रहा है इसका कबाब बना का खा जा रहा है। अरे कहा रे छोरे, अरे मजे लेना तो जल्दी से आजा। अरे तीनों के तीनों आजा यार अड्डे पे अपने। 3 और लोग मतलब 9 लोग। साहब फिर हम लोग सारे के सारे बावड़ी पूछ सारा मजाक खुद ही लेगा क्या है? अरे आजा। अरे बात सुन लो सारे, एक के करके लोगे, सुन गया? और सब तक पहला मैं लूंगा। आयो बात सही है भाई। रुक जा। बहुत देर होली। एक बार ही और कर। अरे के पैर में लग रहा है, चल। अरे ओ चल चल सालिम आजा। थैंक यू। जी 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 क्या हो गया था ना फिर? जी बस। छोरी पागल ना है, जी 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 करने लग रही। देख ये उमर बाबा के अगर मुंह खोल दिया तो। अरे मुंह खोलेगी तब ना, देख। ओए पता लगा बढ़िया था। अरे ले आ काबली, कोई ना बचेगा। जा। ओ भाई जल्दी से लाश को फेंको, तो सवेरा होने वाला है। अगर किसी ने टेम्पो देख लिया, कहीं मालिक को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई मैं चलता हूँ यार। मजे तो तने पूरी रात लिए थे, हैं? चुपचाप गिरा चल। छोरी का चेहरा तुमने बिगाड़ी दिया था सब, ताकि उसने कोई पहचान ना सके। और फिर हमने उसने फेंक दिया, और उसके बाद हमने ख्याल आया कि उसके कपड़े थे भी उन्हें कोई पहचान लेगा। फिर हम उसे कपड़े तार के और कति दूर खेत में जगा दिए। चल चल यार जल्दी करें तो राजेश की तरफ हम भी पकड़ जाएंगे यार। आजा जल्दी जल्दी आजा। कहाँ जा रहा है बे? चल चल। चलो जाने दो। चलो 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 चलो। हाँ रुको रुको रुको। सर सर आपने कुछ नहीं। चल सर आपने कुछ नहीं। चल मारो 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 और मारो मारो। एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया है इसने, इसके औजार पर मारो 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 और मारो। छोड़ो मत और मारो। किसने किया ये? किसने मारा इसको? मैंने मारा। सबने मारा। सर इसको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। उठाओ। उधर देखो सर।
10। दिसंबर 2012 दिल्ली, नवंबर 2014 हरियाणा। एक घिनौना कांड होता है, लोगों का आक्रोश बाहर आता है, कैंडल्स मार्च होते हैं और फिर सब शांत। कल की सुर्खियों की खबर कुछ ही दिनों में भुला दी जाती है और फिर किसी और जगह किसी और बच्ची और महिला के साथ बलात्कार। क्यों होता है ये? कानून में अगर मौत की सजा का प्रावधान भी हो तो भी ये जुर्म रुकते क्यों नहीं? क्या हमारे समाज में पुरुषों की मानसिकता इसका मूल कारण है? हम चाहे जितना भी कहें कि हमारे देश में नारी की पूजा होती है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे समाज में आज भी नारी को सिर्फ उपभोग की ही वस्तु माना जाता है। दंगों में सबसे पहले वही शिकार होती हैं। बच्चियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। उस मासूम, नासमझ और मानसिक रूप से असमर्थ बच्ची का क्या दोष था कि एक चक्री के पीछे पीछे वो अपने घर से दूर चली गई? इंसानियत तो ये कहती है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी असहायता का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक मुजरिम, एक विकृत दिमाग ये सब कहां सोचता है? इस केस से मुजरिमों को तो सबक मिला, लेकिन हमें भी ये सीख मिलती है कि औरतों पर होने वाले जुर्म हमारी मानसिकता का ही नतीजा है। जब तक औरतों के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक ऐसे जुर्म होते ही रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।